नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की ज्योग्राफी का पेपर डिस्कस करूंगा और जिसको सॉल्व करते वक्त मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर्स भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 81 से लिया गया है। तो इसका स्टेटमेंट 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज़्यादा हीट होता है एज कंपेरिजन टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो कि गलत है क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रेस्पॉन्सिबल होता है एटमॉस्फेयर को हीट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्ब ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाता हूँ कैसे एग्जैक्ट उठाया गया वहीं से। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड itself become a radiating body, its radiate energy to the atmosphere in long wave form, and this energy heats up the atmosphere from below, and this process is known as the terrestrial radiation। ठीक है, अब जो अगला स्टेटमेंट है, the long wave radiation is absorbed by the atmospheric gases, particularly by carbon dioxide, other greenhouse gases, thus atmosphere is indirectly heated by the earth radiation। so question number 1 सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 77 से उठाया गया है। स्टेटमेंट 1 कहता है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपैरिजन टू द पोल्स, बिल्कुल करेक्ट है। एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। एग्जैक्टली यही इसका रीजन होता है कि जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस इक्वेटर्स पे ज़्यादा होती है। वो मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, एक्सटेंड रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर पे इसकी हाइट 18 किलोमीटर है, पोल्स पे 8 किलोमीटर है। ठीक है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। सीधा सीधा लाइन उठाई गई है एनसीईआरटी से। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ये पेज नंबर 26 से उठाया गया है। अब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखा देता हूँ। द मटेरियल दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एश एंड डस्ट, गैसेज सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देख, द प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस उसमें वर्ड था, एश एंड डस्ट था, नाइट्रोजन कंपाउंड था, सल्फर कंपाउंड्स था, चारों हैं तो ऑल 4। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 83 से उठाया गया है। करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ में आइसोथर्मल मैप्स के बारे में आपको बताना है। तो आइसोथर्मल्स डेविएट्स टू नॉर्थ ओवर द ओशियंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। बेसिकली आइसोथर्म जो है वो नॉर्थ की तरफ डेविएट हो जाते हैं ओशियंस में और साउथ की तरफ हो जाते हैं कॉन्टिनेंट में। अब इन्होंने स्टेटमेंट 2 दिया है, प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड्स ओवर द नॉर्थ। तो ये क्लियर गलत है। एक्चुअली ये वार्म ओशियन करंट होते हैं जिसकी वजह से नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन होता है वो वार्मर हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो यूरोप के जो पोर्ट्स हैं वो विंटर के टाइम पे भी सर्विसेबल रहते हैं क्योंकि वार्म ओशियन करंट की वजह से। अब मैं आपको एनसीईआरटी से दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी में ये वाला जो मैप है, जो सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी, ये इस तरह से मैप दिया हुआ है और जिसमें क्लियरली आपको विजिबल है कि जो ओशियंस के ऊपर आइसोथर्म है वो नॉर्थ की तरफ डेविएट हो गए और कॉन्टिनेंट पे ये साउथ की तरफ डेविएट है। उसका रीजन एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, वो आप देखिए। इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। This can be seen on North Atlantic Ocean. The presence of warm ocean current, Gulf Stream, North Atlantic drift make the Northern Atlantic Ocean warmer and the isotherm bends towards the north. Clearly, एनसीईआरटी की क्लियरली लाइन है जो कि एग्जामिनर ने सीधी सीधी उठाई है। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन हमें बताता है कि हमें PYQs का एनालिसिस बहुत अच्छे से क्यों करना चाहिए। Which of the following countries are well known as the 2 largest cocoa producer in the world? तो 2023 में कॉन्गो बेसिन पर क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी कंट्रीज कॉन्गो बेसिन में लाई करती हैं। तो जब आप कॉन्गो बेसिन के बारे में अगर पढ़ते तो आपको पता चलता है कि कॉन्गो बेसिन में कोकोआ फार्मिंग का एक्सपेंशन हो रहा है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कॉन्गो बेसिन में।
अगर मैं कंट्रीज को पढ़ के बताऊं, अल्जीरियन मोरक्को आपकी नॉर्थ अफ्रीका में, बोट्सवाना इन नामीबिया आपका साउथ में, कोट डी आइवरी इन घाना आपका कॉन्गो बेसिन में, मेडागास्कर इन मोजाम्बी साउथ में। तो बहुत आराम से ऑप्शन सी को मारा जा सकता था। वही है कि आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करो PYQ का, और मैं अपनी एक वीडियो में आपको PYQ एनालिसिस कैसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बताता है कि रिवर बेसिन्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपीएससी रिवर बेसिन से क्वेश्चंस पूछ रही है। तो इसमें पूछा गया विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो प्रयागराज के डाउन स्ट्रीम में गंगा को जो ज्वाइन करने वाली रिवर्स है उसमें वेस्ट टू ईस्ट में अरेंज करिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन है ना, सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया। मैं वो आपको दिखाता हूँ। जब आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि द इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर द रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। तो और इसकी जो ट्रिक है, जो गंगा नदी में जो रिवर्स मिलती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो मिलती हैं, उसकी ट्रिक है राम ने गोमती के तट पर घाघरा पहनकर गंदा डांस करा, कोसों से लोग देखने आए क्योंकि वो महान आदमी थे। अगर मैं इसी ट्रिक्स को उसमें लगाऊं तो आप पाएंगे कि आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते थे। तो ट्रिक हम लगाते हैं, राम ने गोमती के तट पर घाघरा पहनकर गंदा डांस करा, कोसों से लोग देखने आए क्योंकि वो महान आदमी थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन जो है सीधा पेज नंबर 49 से उठाया गया। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ठीक है, वन ऑफ द रीजन लिख दिया। इसका मतलब एग्जामिनर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है, मतलब ये तो सही है। रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, यस करेक्ट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी कार्बोनेशन प्रोसेस होती है। रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। इसकी वजह से बहुत स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन है 1 का। अब मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखाता हूँ। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिनरल्स, इट्स अ कॉमन प्रोसेस हेल्पिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फेल्डस्पार कार्बोनेट मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द सॉइल इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। और ऐसे ही इसमें ऑक्सीडेशन में दिया गया है। तो आप एनसीईआरटी अगर इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ते हैं ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ज्योग्राफी में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि नॉर्थ सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट सीज से बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था, आप इसमें जाके देख सकते हैं। और मैंने आपकी नॉर्थ सी की आपको ट्रिक भी बताई थी, नो बैग फ्रेंड्स। नॉर्थ सी की नो बैग फ्रेंड्स की नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड एंड डेनमार्क। आप इससे सीधा यूज करते हुए इस वाले क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9, ये इसमें वाटरफॉल दिया है, रीजन दिया है, रिवर दिया है। ठीक है, अब आपसे आपसे पूछा गया है कि कौन सी रोज, मतलब पूरी तरह से जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई वो एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने इस वाले रीजन को मालवा रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको बताया है पेनिनसुलर रीजन वाली वीडियो में, आप यहाँ आके देख भी सकते हैं इसको। मालवा रीजन जो है वो नॉर्थ में हो गया, नर्मदा आपकी साउथ में। तो नर्मदा मालवा रीजन से तो जा ही नहीं सकती, भले ही धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा पर है, ये करेक्ट है। और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो मैं आपको दिखा, ये देखिए, नर्मदा ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू एट ए हाइट ऑफ दिस फॉलोइंग इन द रिफ्ट वैली, और धुआंधार वाटरफॉल नियर द जबलपुर ये बनाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा सुवर्ण रेखा यूपीएससी की बहुत फेवरेट है, बार बार पूछता है। मैंने इस रिवर वाली वीडियो में पेनिनसुलर रिवर्स में सुवर्ण रेखा के बारे में बताया है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से यस, और हुंडरू इस पर वाटरफॉल बनता है। ठीक है, और तो गैरोसप्पा जो वाटरफॉल है वो जोग फॉल या जोग फॉल भी कहा जाता है, और ये श्रावस्ती रिवर पर है, नेत्रावती रिवर पे नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। पर हम ये मेरे कहने का मतलब है आपको कि थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप 3 में से आपको 1 काटना है। आप बहुत आराम से काट पाएंगे अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो। और ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, पेनिनसुलर रीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एडवाइस दूंगा आप ये वाली वीडियो जरूर देख लें, जिसमें मैंने पूरे पेनिनसुलर रीजन को एक्सप्लेन करा हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये जीसी लॉन्ग की बुक से लिया गया है, पेज नंबर 15 पे ये मेंशन है।
और मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया था। मैंने आपको एल्प्स माउंटेन बताए थे, अपैलेचियंस के बारे में बताया था, एंडीज माउंटेन की लोकेशन बताई थी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में सबको पता है, ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, फोल्ड माउंटेन है। तो ये वाला ऑप्शन गलत। अपैलेचियन माउंटेन जो है फोल्ड माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में, क्लियर करेक्ट है। एंडीज आपका फोल्ड माउंटेन है, साउथ अमेरिका में, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आप ये वाला जो, अगर इनमें थोड़ा डाउट रहता है तो मैं कहूँगा आपसे कि आप एक बार मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली वीडियो देख लें, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया तो लग जाए कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर है, इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप होगी। और वॉसगीज जो माउंटेन है ये आपका एक्चुअली ब्लॉक माउंटेन है। इन्होंने क्या करा है, ऑप्शंस को ऐसे स्विच कर दिया है। ये दोनों आपस में गलत हैं और ये 3 और 4 सही है, इसलिए करेक्ट है। जी शिलोंग की बुक पेज नंबर 15 पे ये गिवन है। ये जी शिलोंग बुक की पेज नंबर 15 का फोटो है, जिसमें इन्होंने बोला है हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स को फोल्ड माउंटेन्स के अंडर इन्होंने बताया है। ये क्वेश्चन नंबर 12, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज ए गैस, यस, वाटर वेपर गैस होती है। अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, यस, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो वाटर वेपर इन गैस फॉर्म उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि उसका कंडेंसेशन बनने लगेगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में सस्पेंड होने लगेगी, न्यूक्लियाई बनाने लगेगी। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, नहीं होगी। मैक्सिमम क्यों होगी पोल्स पे? पोल्स पे तो और टेम्परेचर कम है, तो वाटर वेपर तो और आइस में कन्वर्ट बहुत ईजिली हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो मैंने अपनी इन वीडियोस में वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में बताया ऑन बेसिस ऑफ जी शिलोंग बुक, और ये जी शिलोंग बुक से ही लिया गया ये वाला भी क्वेश्चन। तो मैंने अपनी उस वीडियो में आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर तो बहुत कम रहता है, मतलब रेंज मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है टेम्परेचर, ना तो दिन में चेंज हो रहा है इतना ज़्यादा, ना थ्रू आउट द ईयर भी चेंज हो रहा है। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ये भी मैंने बताया, लेकिन प्रेसिपिटेशन की जो मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसलिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाला ऑप्शन गलत है। जो कि चाइना टाइप क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पर थ्रू आउट द प्रेसिपिटेशन होता नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो जो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है उसमें यह है कि ये जो आपका यूरोप में ब्रिटेन वाला जो रीजन है उस वाले रीजन को कहा जाता है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, एनुअल डेली रेंज टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है और प्रेसिपिटेशन की अमाउंट भी कम रहती है। ये जी शिलोंग की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, और 3 क्लाइमेट के ऊपर तो मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। विद रेफरेंस टू कोरियोलिसिस फोर्स, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, दोनों सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। और कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन, और ये भी एनसीईआरटी से ही उठाया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पेज नंबर 91, और द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन विंड वेलोसिटी इज हाई, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। इसका मतलब पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे बिल्कुल कम होगा। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, और जितनी ज़्यादा विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा। तो एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि जो जून 21 है इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एग्जैक्ट ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सन जो है नदर्न हेमिस्फीयर में, जब नदर्न हेमिस्फीयर में तो नदर्न हेमिस्फीयर वाले जो रीजन हैं वहाँ पे सनलाइट सबसे ज़्यादा टाइम के लिए होगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक रीजन, ये 2 ऐसे रीजन है जहाँ 12 घंटे ज़्यादा होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो नहीं सकती क्योंकि तो साउथ में हो गई, तो 3 तो पूरी तरह से ही गलत है। 4 होना चाहिए, 4 यहाँ सही है और 2 भी सही है हमारा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है सीधा सीधा PYQ कॉन्गो बेसिन के बारे में पढ़ते तो आप पाते कि ये वाला जो रीजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल पीटलैंड्स हैं। पीटलैंड्स में जितना कार्बन सिक्वेस्टर है वो सब बाहर निकल आएगा डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस की वजह से, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, जी शिलोंग बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, please like and subscribe the channel. It will motivate me. Thank you for watching.